हाल ही में भारत और यूरोपीय संघ के बीच एक महत्वपूर्ण मुक्त व्यापार समझौता यानी एफटीए हुआ। इस मुक्त व्यापार समझौते के अंतर्गत आपने लगातार यूरोपियन कमीशन का संदर्भ देखा होगा। आप ये भी जानते हैं कि यूरोपियन कमीशन की अध्यक्ष उर्सुला वोन डेर लेयन और यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट एंटोनियो कोस्टा भारत के गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि भी थे। यहाँ पर आपके लिए ये जानना बेहद इंपॉर्टेंट है कि यूरोपियन कमीशन किस प्रकार से यूरोपियन यूनियन के महत्वपूर्ण दायित्वों का निर्वहन करने में भूमिका निभाता है। ये किस प्रकार से अन्य संस्थाओं से अलग है, ये जानना भी आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। सबसे पहले यूरोपियन यूनियन के बारे में कुछ सामान्य जानकारी हासिल कर लेते हैं। आप ये जानते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोपीय देशों ने आपस में मिलकर के ये तय करने की कोशिश की कि यूरोप को जो द्वितीय विश्व युद्ध में नुकसान हुआ है, अब इसकी भरपाई करना बहुत ज़रूरी है और इसलिए एक ऐसा ब्लॉक बनाया जाए, एक ऐसा समुदाय बनाया जाए यूरोपीय देशों का, जो कि शांति, स्थिरता और समृद्धि की दिशा में कार्य कर सके। और उसके बाद हम देखते हैं कि 1950 के दशक में कई महत्वपूर्ण यूरोपीय संगठन अस्तित्व में आते हैं। धीरे-धीरे इनके एकीकरण की प्रक्रिया आगे बढ़ती है और 7 फरवरी 1992 में एक नीदरलैंड्स के maastricht में एक महत्वपूर्ण समझौता होता है यूरोपियन समुदाय के सदस्य देशों के बीच और यही आधार बनता है 1 जनवरी 1993 में यूरोपीय संघ की स्थापना का। तो यूरोपीय संघ एक प्रकार से 1993 में अस्तित्व में आया। पहले इसमें 28 सदस्य देश हुआ करते थे, लेकिन अब इसमें सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 27 है, क्योंकि इससे यूनाइटेड किंगडम बाहर हो गया। जिस प्रक्रिया से बाहर हुआ उसको हम किस नाम से जानते हैं? ब्रेएक्जिट के नाम से इस प्रक्रिया को हम जानते हैं। आपने इसका नाम सुना होगा। वर्ष 2020 में यूनाइटेड किंगडम यूरोपियन यूनियन से बाहर हुआ था। सदस्य देश यहाँ पर बताए गए हैं। एक बार मैं नाम भी पढ़ देता हूं ताकि आपको एक स्पष्टता मिले। जैसे आयरलैंड इसके अंतर्गत है, पोर्चुगल है, स्पेन है, फ्रांस है, बेल्जियम, नीदरलैंड्स, लग्जमबर्ग, डेनमार्क, जर्मनी, इटली, ऑस्ट्रिया, स्लोवेनिया, चेक रिपब्लिक, पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी, यहाँ पर क्रोएशिया इसके अंतर्गत है, रोमानिया, बुल्गारिया, ग्रीस, लिथुआनिया, लाटविया, एस्टोनिया, फिनलैंड और स्वीडन। ये 27 देश इसके अंतर्गत शामिल है। कोई देश रह गया होगा तो ध्यान दीजिएगा। ये 27 देश सामान्यतः इसके अंतर्गत शामिल। हाँ, इसके अंतर्गत माल्टा भी शामिल है और साइप्रस भी यहाँ पर एक देश है, वो भी इसके अंतर्गत स्थित है। तो इसमें 27 देश इस प्रकार से शामिल हैं। 1993 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्य उद्देश्य क्या है? शांति, स्थिरता और समृद्धि को आकार प्रदान करना और धीरे धीरे ये एक महत्वपूर्ण राजनीतिक, आर्थिक और मौद्रिक ब्लॉक के रूप में डेवलप होता चला गया और एकल साझा बाजार, आप कह सकते हैं कि दुनिया के सबसे एकल साझा बाजार के रूप में आप इसको व्याख्यायित कर सकते हैं। इससे अपना काम किस प्रकार से निपटाता है? इसके अंतर्गत 4 महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं। ये 4 महत्वपूर्ण संस्थाएं कौन-कौन सी हैं? इसके अंतर्गत आप देखेंगे, एक संस्था है यूरोपियन कमीशन, एक है यूरोपियन पार्लियामेंट, एक है काउंसिल ऑफ द यूरोपियन यूनियन और एक है यूरोपीय काउंसिल। ये 4 महत्वपूर्ण संस्थाएं। यूरोपियन कमीशन इसमें किस प्रकार से एक महत्वपूर्ण संस्था के रूप में ईयू के काम निपटाता है, ये जानना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले इस बात को ध्यान में रखिएगा कि दृष्टि संस्थान ने आपकी जीएस की तैयारी को पूरी तरह से कराने के लिए, आप घर बैठकर ही जीएस की तैयारी कर सकें, इस बात को ध्यान में रखते हुए हाल ही में एक कोर्स लॉन्च किया है जिसका नाम है जीएस स्टूडियो फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स। ये मात्र 24,999 में आपकी तैयारी को मात्र 14 महीने में पूरा करा देगा। और इसकी सबसे खास बातों में क्या शामिल है कि इसको करने के बाद जब आप दृष्टि संस्थान की किसी शाखा में जाकर के जीएस फाउंडेशन ऑफलाइन बैच में एडमिशन लेंगे तो ये सारी फीस वहां पर एडजस्ट होगी, यानी एक तरह से ये कोर्स आपको फ्री में पड़ेगा। इसके संबंध में जो बैच है वो हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश तीनों में ही उपलब्ध है। हिंदी माध्यम का बैच 3 फरवरी से, इंग्लिश का बैच 4 फरवरी से और इंग्लिश का बैच 5 फरवरी से प्रारंभ होने वाला है। इंग्लिश के बैच में हिंदी और इंग्लिश में दोनों में चीजें समझाई जाएंगी। नोट्स उपलब्ध होंगे इंग्लिश में। 2 वर्षों तक करंट अफेयर्स की क्लासेस का एक्सेस रहेगा। जीएस के अलग अलग विषयों को कवर करती हुई 10 कलर प्रिंटेड बुकलेट्स होंगी। साथ ही जो भी पढ़ाया जाएगा उसकी पीडीएफ फाइल भी होगी। तो अपने आप में एक कंप्लीट पैकेज है। इसमें एडमिशन लेने के लिए आप अभी डाउनलोड कीजिए दृष्टि लर्निंग ऐप, इसके माध्यम से एडमिशन ले सकते हैं। साथ ही आप एडमिशन ले सकते हैं डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके।
वहां से भी आप एडमिशन सुनिश्चित हो जाएगा। अगर आपको इस फीस में डिस्काउंट चाहिए तो आप एक कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं, मनीष। इस कोर्स को लेते हुए मनीष कोड का इस्तेमाल अगर करेंगे तो आपको इसमें भी मैक्सिमम डिस्काउंट प्राप्त हो जाएगा। किसी भी प्रकार का अगर डाउट होगा तो 8750187501 पर कॉल कर लीजिएगा। अब यूरोपियन कमीशन जो है उसकी भूमिका के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। ये 4 संस्थाएं हमने बताई। पहले यूरोपियन जो पार्लियामेंट है, आप जानते हैं कि प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, जो इसके सदस्य देश हैं वहां से लोगों द्वारा यूरोपियन पार्लियामेंट में प्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से लोग भेजे जाते हैं। काउंसिल ऑफ यूरोपियन यूनियन के अंतर्गत कौन शामिल होता है? जो देश होते हैं उनके स्वतंत्र मंत्री, अलग अलग देशों के मंत्री इसके अंतर्गत मंत्रियों का एक समूह है, काउंसिल ऑफ यूरोपियन यूनियन। और जो यूरोपियन काउंसिल है वो क्या है? वो वस्तुतः राष्ट्राध्यक्षों या प्रधानमंत्रियों का क्या है, एक महत्वपूर्ण मंच है यूरोपियन काउंसिल। वो इसके अंतर्गत शामिल होते हैं जो यूरोपियन यूनियन की प्राथमिकताओं को, उसके राजनीतिक एजेंडे को तय करने में विशिष्ट भूमिका का निर्वहन करते हैं। तो ईसी क्या होता है? वस्तुतः ईसी है कार्यकारी शाखा, कार्यकारी शाखा है यूरोपियन यूनियन की। ये महत्वपूर्ण दायित्वों का निर्वहन करती है। किस प्रकार से महत्वपूर्ण दायित्वों का निर्वहन करती है? जैसे यूरोपियन कमीशन ही नए कानूनों का प्रस्ताव दे सकती है, नए कानूनों का प्रस्ताव इसी की तरफ से आ सकता है। साथ ही ये कानून लागू करने के अंतर्गत भी इसी की विशिष्ट भूमिका है। ये कानून को लागू करने की निगरानी करने का भी काम करती है। साथ ही कोई देश इन कानूनों को लागू नहीं कर रहा है या इन कानूनों का उल्लंघन कर रहा है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का जो निर्णय है वो भी यूरोपियन कमीशन के द्वारा ही किया जाता है। बजट का जो प्रबंधन है, बजट का प्रबंधन भी इसके द्वारा किया जाता है। हालांकि बजट पर बहस और मतदान यूरोपियन पार्लियामेंट के द्वारा किया जाता है, जिसमें काउंसिल ऑफ यूरोपियन यूनियन भी शक्तियां साझा करता है यूरोपियन पार्लियामेंट के साथ, और ये मतदान भी करता है, बजट पर बहस भी करता है, और साथ ही एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है एक नियंत्रण यूरोपियन काउंसिल पर एस्टेब्लिश करने के लिए। जिस प्रकार राष्ट्रीय स्तर पर आप देखेंगे कि जो कार्यपालिका है उस पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए, एक महत्वपूर्ण अंकुश डेवलप करने के लिए हम क्या करते हैं, एक पार्लियामेंट का गठन करते हैं। उसी तरह की भूमिका आप यहां पर देख सकते हैं यूरोपियन पार्लियामेंट की और काउंसिल ऑफ द यूरोपियन यूनियन की। तो बजट को प्रबंधन करने का जो मुख्य काम है वो यूरोपियन कमीशन का है। इसके अलावा क्या काम करता है? अलग अलग देशों के साथ जो एफटीए वार्ता है या ट्रेड डील होती है उसको करने का काम भी यूरोपियन कमीशन ही करता है। तो भारत के जो एफटीए हुआ है वो सारी वार्ताएं किसके द्वारा की गई है? वो वस्तुतः यूरोपियन कमीशन के द्वारा ही की गई है। यूरोपियन कमीशन में कौन शामिल होता है? जैसे 27 देश हैं तो हर देश से एक आयुक्त, एक कमिश्नर इसके अंतर्गत होता है। इसका जो प्रेसिडेंट होता है, प्रेसिडेंट किस प्रकार से नियुक्त होता है? जो यूरोपियन काउंसिल होती है, जो अलग अलग देशों के सभी राष्ट्राध्यक्षों या प्रधानमंत्रियों का समूह है एक प्रकार से, उनके द्वारा यूरोपियन पार्लियामेंट के जब चुनाव हो जाते हैं तो एक सदस्य यूरोपियन काउंसिल के द्वारा नामित किया जाता है, नॉमिनेट किया जाता है, और नामित करने के बाद इसको बहुमत हासिल करना पड़ता है यूरोपियन पार्लियामेंट से, और जब ये बहुमत हासिल हो जाता है तो यूरोपियन काउंसिल का वो प्रेसिडेंट, अध्यक्ष नियुक्त हो जाता है। ठीक है, ये बात हो गई। तो एक कॉलेज ऑफ कमिश्नर्स होता है यूरोपियन कमीशन का, जिसके अंतर्गत आयुक्त और प्रेसिडेंट शामिल होते हैं। प्रेसिडेंट की ये जिम्मेदारी होती है यूरोपियन कमीशन के कि वो आयुक्तों को उनके दायित्वों का, उनके विभागों का बंटवारा करे, साथ ही यूरोपियन कमीशन के या यूरोपियन यूनियन के एजेंडे को तय करने का भी इसका काम होता है। साथ ही चाहे G20 की बैठक हो, G7 की बैठक हो या अन्य बैठकें हो, जैसे एफटीए के अंतर्गत जो यूरोपियन कमीशन का जो प्रतिनिधित्व है वो किसने किया? एक प्रकार से प्रेसिडेंट ने किया, यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डेर लेयन ने किया। तो ये इसके कुछ महत्वपूर्ण दायित्व होते हैं। हाल ही में अगर आप देखेंगे तो जो यूरोपियन यूनियन है और विशेष तौर से जो यूरोपियन कमीशन है, उसने जो टेक कंपनीज है और टेक रेगुलेशन है उसको लेकर के एक बहुत बड़ा कड़ा रुख भी अपनाया है। महिलाओं और बच्चों को लेकर के जो ऑनलाइन कंटेंट है, जो डीप फेक है, उस पर कड़ा रुख अपनाया है। साथ ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रशिक्षण में जिस प्रकार से ऑनलाइन सामग्री का प्रयोग किया गया है उसके अंतर्गत
गूगल जैसे प्लेटफॉर्म के खिलाफ एंटी ट्रस्ट कार्रवाइयों को लेकर के भी इसने सख्त रुख अपनाया है। तो ये यूरोपियन कमीशन विशिष्ट भूमिका इसकी रहती है। साथ ही अगर आप ओवरऑल यूरोपियन यूनियन के बारे में बात करना चाहते हैं, तो पिछले कुछ समय से लगातार आपने देखा होगा कि ये विश्व के कुछ महत्वपूर्ण आर्थिक ब्लॉक के रूप में डेवलप हुआ है। शेंगन समझौते के माध्यम से लोगों की आवाजाही को अधिकांश देशों ने अपने देशों में मुक्त कर दिया है। ईयू के अधिकांश देश शेंगन समझौते के अंतर्गत वीजा मुक्त आवाजाही प्रदान करते हैं लोगों को। साथ ही न केवल लोगों की आवाजाही को आसान बनाया गया है, बल्कि पूंजी के साथ साथ वस्तुओं और सेवाओं की आवाजाही को भी आसान बना करके श्रम की आवाजाही, श्रम तो लोगों की आवाजाही को आसान बनाता है, वस्तुओं, सेवाओं और पूंजी की आवागमन को आसान बना करके एक महत्वपूर्ण एकल बाजार के रूप में समय के साथ इसको डेवलप किया गया है। यहां पर एक मुद्दा यह भी आता है ईयू के अंतर्गत कि क्या अलग अलग राष्ट्रीय सरकार अपनी संप्रभुता ईयू के साथ साझा करती हैं। संप्रभुता का एक बहुत बड़ा मुद्दा उठ जाता है। ईयू दुनिया में एक बहुत ही सुसंगठित ब्लॉक के रूप में काम करता है और दूसरे देशों के लिए या दूसरे जैसे आसियान है या दूसरे संगठन है उनके लिए एक महत्वपूर्ण नजीर के रूप में भी काम करता है। लेकिन यहाँ पर संप्रभुता का मुद्दा लगातार छाया रहता है कि क्या अलग अलग देश संप्रभुता साझा करते हैं। सदस्य देशों को कई महत्वपूर्ण चीजों का लाभ होता है अगर वो इसके साथ कुछ मुद्दों पर अपनी संप्रभुता साझा भी करते हैं। कैसे लाभ होता है? जो छोटे सदस्य देश हैं, अगर आप देखेंगे तो छोटे सदस्य देशों को वैश्विक स्तर पर एक सौदेबाजी की शक्ति प्राप्त हो जाती है। ईयू के माध्यम से सौदेबाजी की शक्ति प्राप्त हो जाती है और साथ ही एक बड़ा एकल बाजार भी उपलब्ध हो जाता है, जिस एकल बाजार के माध्यम से वो अपनी आर्थिक उन्नति और समृद्धि को बेहतर स्तर पर पहुंचा सकते हैं। साथ ही जो ईयू है वो मुख्य रूप से मौद्रिक नीतियां, व्यापार नीतियां और मत्स्य पालन जैसी नीतियों को तय करने का काम करता है। मत्स्य पालन जैसी नीतियों को अगर हम राष्ट्रीय सुरक्षा और सुरक्षा जैसे मुद्दों को देखें तो वहां पर राष्ट्रीय सरकारों को अभी भी बड़े स्तर पर स्वतंत्र निर्णय लेने की शक्ति प्रदान की गई है। संप्रभुता के मुद्दे पर ये सारी चीजें डिस्कशन में आ जाती है। ईयू इतना बड़ा आर्थिक शक्ति हो चुका है कि अगर हम इसको एक ब्लॉक के रूप में देखें तो ये दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी शक्ति है आर्थिक स्तर पर। क्यों? क्योंकि अमेरिकी जो इकोनॉमी है उसका साइज लगभग 30.5 ट्रिलियन डॉलर के आसपास है अगर हम नॉमिनल जीडीपी को देखें, और ईयू का साइज है 22.52 ट्रिलियन डॉलर के आसपास। इसके अलावा जो चाइना की इकोनॉमी है वो लगभग 19-20 ट्रिलियन डॉलर के आसपास है। 19.6 ट्रिलियन डॉलर आप मान सकते हैं, इसमें थोड़ा सा परिवर्तन भी हो सकता है। तो ईयू क्या है? दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति है। तो ये कोई भी निर्णय लेती है तो उसका एक वैश्विक प्रभाव होता है और इसलिए इसके बारे में जानना आपके लिए इंपॉर्टेंट था। चलिए अब इससे जुड़े हुए एक प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न क्या है? ईयू में कानून प्रस्तावित करने की शक्ति किसके पास है? यूरोपियन पार्लियामेंट, काउंसिल ऑफ द ईयू, यूरोपियन कमीशन या यूरोपियन कोर्ट? इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिएगा। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।